हाँ एन पेंटेन का जो आपने बताया था, तो हाँ उसमें एक ही रिएक्शन में दोनों बन जाते हैं, आइसो और नियो। हाँ। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है? उसके आइसोमर्स का फॉर्मेशन करना है। तो नॉर्मल आइसोमर, नॉर्मल चेन है, तो क्या क्या बन जाएगा उसका? नॉर्मल चेन में क्या पॉसिबिलिटी है? आइसो और नियो, ये तो पॉसिबिलिटी है। आइसो और नियो बन गए, तो तीन आइसोमर होते हैं टोटल। नॉर्मल हमारे पास पहले से था, आइसो नियो और बना गया, तो उसके सारे आइसोमर बन गए। मान लो 6 कार्बन का होता, तो मान लो हमारे पास 6 कार्बन का होता, 6 कार्बन हो गया आपका C6H14। तो आपके पास ये है 6 कार्बन की चेन। अब 6 कार्बन की चेन का तुमने आइसोमराइजेशन करवाया, तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई इसमें? एक यहाँ पे हमने ब्रांच निकाल दी, और क्या पॉसिबिलिटी होगी? 5 कार्बन की चेन में ही एक यहाँ पर ब्रांच निकाल दी, 2 नंबर पे निकाल दी, फिर उसी को 3 पे पहुंचा दिया, ये बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी होगी बेटा इसमें? दूसरे नंबर पे हमने 2 कर दिए। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है? नहीं है सर, यही होगी। तो ये इसके हेक्सेन के बनने वाले आइसोमर हो गए। तो ये आइसो बन गया, ये नियो बन गया, एक और एक्स्ट्रा बन गया इसमें। समझ गए? तो आइसोमर बना के देखो उसके जितने आइसोमर बन रहे हैं। अब नॉर्मल तो हमारे पास है ही, बाकी जो बन रहे हैं वो बना के दिखा देंगे। अच्छा, ये वाले इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे इनमें से। मेन प्रोडक्ट हमारे ये वाले आइसोमर बनेंगे, ये उससे थोड़ा कम बनेगा, और बनेगा सब, हाँ बनेगा सब। ठीक है ना? तो आइसोमराइजेशन क्लियर है। पायरोलाइसिस क्या होता है? हाँ, पायरोलाइसिस को कहते हैं क्रैकिंग। पायरो मतलब हीटिंग, लाइसिस मतलब ब्रेक हो जाना। पायरो का मतलब है हीट करके, और लाइसिस मतलब ब्रेक करना। तो हीट करके मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक करना होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में 6 कार्बन की चेन है। अब 6 कार्बन की चेन में नॉर्मल एक्शन हो गए। अब आपको इसका तुम हीट करके ब्रेक करोगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। किसमें? 3 कार्बन का एल्कीन बन गया, और 3 कार्बन का आपका एल्केन बन गया। तो 3 और 3 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास? 14। C6H14 होता है ना। तो 3 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप चेक करो, 3 और 3 6 कार्बन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए। तो एक प्रोपीन बन गया, एक प्रोपेन बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है भाई? हो सकता है एक इथेन बन जाए, और एक ब्यूटीन बन जाए। या क्या और पॉसिबिलिटी होगी कि एक एथीन बन गया, और एक ब्यूटेन हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। बस याद ये रखना होगा कि इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर है वो बराबर रहने चाहिए। समझ गए? और क्या पॉसिबिलिटी है भाई? देखो, 6 कार्बन वाला है, मैंने एक मीथेन बना दिया, और C2H4 बना दिया, C3H6। चेक कर लो, 6 4 10 और 4 14, 3 और 2 5 1 6। ओके। तो एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही क्या होता है? क्रैकिंग या पायरोलाइसिस कहते हैं। क्रैक का मतलब होता है ब्रेक होना। तो यहां पर क्या हो रहा है? इसका क्रैकिंग हो गया। अच्छा, हीट किससे करोगे तुम? यहां पर हीट करने के लिए आप Ni ले सकते हो, Pd ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो। इनकी प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे। तो NiPd प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हो, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पायरोलाइसिस या। अच्छा, अगर आप कोई छोटा ही मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको आप हीट करोगे यहाँ पे PdPt में। टेम्परेचर कितना रखना होगा इसमें? 773 से 923 के बीच में केल्विन होता है। 923 के बीच में हीट करेंगे, तो क्या होगा? अब इससे ज्यादा छोटा और क्या होगा? वो तो ऑलरेडी छोटा ही है, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ के एल्कीन बना लेगा। यहां पर ये ब्रेक हो गया, ये भी क्रैक हो गया। तो क्रैकिंग का मतलब है बड़े बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। समझ गए? तो लिख लीजिए क्रैकिंग हेडिंग में, कन्वर्जन ऑफ
conversion of large molecule into small gaseous molecule on heating at high temperature. ब्रैकेट में लिख लेंगे टेम्परेचर 773 से 923 केल्विन. हीटिंग एट हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में कितना 773 केल्विन से 923 केल्विन के बीच में. अलग अलग एल्केन के लिए अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, Pd, Pt, ठीक है, ETC. हाँ कॉपर ले सकते हैं इसमें. Ni, Pd, Pt कॉपर है. अच्छा जैसे केरोसिन होता है ना, तो केरोसिन से हम क्या करेंगे, उसके गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं. केरोसिन तो लिक्विड होता है, तो गैसियस प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं. उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे, वो गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. गैसोलीन तो पेट्रोल होता है, गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. जो पुराने जमाने में जो स्टोव चलते थे ना, प्रेशर एयर वाले, भुर भुर करके जलते थे, वो तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे शायद. केरोसिन भर के उसके हाई प्रेशर पे जलाते थे, तो वो हमारे केरोसिन को गैस में कन्वर्ट करके फिर उसका कंबशन करते थे. ठीक है ना. चलो लिख लो रिएक्शन ये. बेक करने के लिए तो हीट चाहिए. तो हीट ही तो कर रहे हैं ये. नहीं, तो आप उसमें बता रहे हो कि उसे केरोसिन को गैसोलीन, हाँ तो उसमें गैस स्टेट में उसको भी तो बेक करने के लिए. तो पहले बर्नर को हम जब थोड़ा सा वो केरोसिन छोड़ के केरोसिन बंद कर दिया, तो बर्नर पूरा गीला हो जाता था, हम उसमें आग लगाते थे. तो उस केरोसिन के जलने से बर्नर गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया. अब फिर से उसे ऑन करेंगे, तो अब जो केरोसिन आ रहा है वो सीधा उस बर्नर से टकरा के गैस में चेंज हो रहा था, सीधा सीधा. समझ आ गया ना ये कैसे हुआ है. बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है क्रैकिंग या पायरोलाइसिस. एरोमेटाइजेशन. अगला करेंगे बेटा एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या रहा, एक एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड का बनना होता है एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन क्या होगा, एरोमेटाइजेशन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लीनियर एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड. कन्वर्जन ऑफ लीनियर एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड. लिखिए conversion of linear aliphatic compound into aromatic compound on heating in the presence of
on heating in the presence of Cr2O3 और MO2O3 और V2O3 और Al2O3 at 773 Kelvin. At 773 Kelvin is called, नहीं क्या लिखवा है, हाँ 773 Kelvin. तो यहां पे क्या है आपका एन एक्सेल. अब एन एक्सेल में कितने कार्बन हो गए, 6. तो इसमें डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल जाएगा. तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा अब आपको, बेंजीन. निकला क्या इसमें से 4H2. समझे. अच्छा अगर कार्बन आप 6 के बजाय 7 लेते हैं, यहां पे आप लेते हैं यहां पे 7 कार्बन, तो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं भाई, बेंजीन में तो 6 ही होते हैं. आपने यहाँ पे ज्यादा ले रखे हैं. कैटलिस्ट क्या लिया है, Cr2O3 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ट्राइऑक्साइड या Al2O3 लेकर के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे तुम हीट करोगे. तो बेंजीन में तो अपने वही 6 कार्बन थे और इसमें तुमने 7 ले रखे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो ब्रांच में निकल जाएगा. तो अब क्या मिलेगा, ये आपका 6 कार्बन का बेंजीन और एक एक्स्ट्रा कार्बन है वो ब्रांच में निकल गया. बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा अगर उस पर कोई ब्रांच नहीं है तो, और उसमें ब्रांच आ गई तो फिर उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा. तो ये क्या बन गया आपका टॉलुइन. निकला क्या भाई, वही 4H2 निकलना है इसको. तो ये एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एरोमेटाइजेशन. ठीक है, करो कॉपी. प्रेशर इसमें हाई प्रेशर लेते हैं जनरली, 10 से 20 ATM प्रेशर लेते हैं. जनरली इसमें हम लोग 10 से 20 ATM प्रेशर लेंगे. ठीक है. आपसे कहूं कि मुझे कन्वर्ट करके दिखाइए आप, क्लोरोप्रोपेन से बेंजीन बना लोगे. क्लोरोप्रोपेन से बेंजीन कैसे बनेगा, बनेगा ना, डायरेक्ट नहीं बनता, 2-3 स्टेप में बनेगा. आपने वुर्ज रिएक्शन पढ़ी है, क्या होता है उसमें, कार्बन डबल होते हैं. तो क्लोरोप्रोपेन की अगर हम वुर्ज रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, हेक्सेन. क्या मिलेगा जी. और हेक्सेन को अगर आप एरोमेटाइजेशन कर दो तो हो गया था. तो क्या करोगे आप, जैसे क्लोरोप्रोपेन से अगर आपको बेंजीन बनाने के लिए दिया जाए तो पहले करोगे वुर्ज रिएक्शन, फिर करोगे पहले वुर्ज रिएक्शन, दूसरा फिर ये एरोमेटाइजेशन कर देंगे तो मिल जाएगा आपका हेक्सेन से बेंजीन. ठीक है. तो ये हमारे एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक में काम करने के लिए आने वाली रिएक्शन है. नाम बताओ मुझे, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन. क्या होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक एटम को हटा करके दूसरा एटम अरेंज करेंगे. तो लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एटम, displacement of one atom from the molecule by the another atom or group. Displacement of one atom
ऑफ द मॉलिक्यूल बाय द किससे, another atom or group is called क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय द another atom or group, ठीक है, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें पहला कौन सा है, हैलोजिनेशन। लिखिए, पहले वाला लिखेंगे हम इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनमें पहला है क्या, पहला हम करते हैं साहब हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब जानते हो, हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजिनेशन मतलब रिएक्शन विद हैलोजन है, ठीक है। अब हैलोजन से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट में। तो सनलाइट में होगी तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं फोटो हैलोजिनेशन। एल्केन की रिएक्शन हमेशा ही सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो हैलोजिनेशन, ठीक है ना। तो लिख लो इसे और इसके बारे में लिखिए। when alkane react with halogen, when alkane react with halogen in the presence of sunlight, when alkane react with halogen in the presence of sunlight, then they form alkane react with halogen in the presence of sunlight, then they form क्या, then they form haloalkane, then they form haloalkane। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे भी कम, आयोडीन की और ज्यादा कम रिएक्शन होती है। फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है बेटा वो कैसी होती है, सारी की सारी एक्सप्लोसिव एक्जोथर्मिक। इसकी जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सप्लोसिव एंड एक्जोथर्मिक। तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी और विस्फोट हो जाएगा, तो ना तो प्रैक्टिकल करने वाला बचता है ना तुम्हारे एपरेटस बचेंगे, इसलिए फ्लोरीन से रिएक्शन हम नहीं करवाएंगे, है ना। अच्छा, क्लोरीन और ब्रोमीन बराबर रिएक्शन करते हैं। आयोडीन का साइज कैसा होता है, लार्ज। आयोडीन का लार्ज साइज होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत लेस होती है, तो जनरली ये रिएक्शन करता नहीं है। तो करने वाले कौन बचे फिर हमारे पास, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, समझे। अच्छा, ये तो हुई हैलोजन की बात। कार्बन की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री उससे भी कम करेगा, फिर 1 डिग्री और उससे कम मिथाइल। तो इनकी रिएक्टिविटी को 321 में खरीद रखा है मैंने, 321 में खरीदा है रिएक्टिविटी को, किसकी, एल्केन की, किसके साथ, हैलोजन के साथ। अच्छा, रिएक्शन कैसे होनी है उसका तरीका यहां पे देख लीजिए। जैसे मैंने मीथेन से रिएक्शन करवाया क्लोरीन से, किसके प्रेजेंस में हुआ, ये H न्यू क्यों लिखते हैं जानते हो, क्वांटम थ्योरी पढ़ी हमने। क्वांटम थ्योरी में कहा था कि एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या निकल गया है, E बराबर H न्यू। तो वो जो एनर्जी ऑफ क्वांटा है वो H न्यू होता है। तो E इक्वल टू H न्यू होने की वजह से सनलाइट का सिंबल है H न्यू। अब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, CH3Cl और निकला क्या, HCl। लेकिन मैं देख रहा हूं मीथेन के तो चारों हाइड्रोजन एक जैसे है ना, तो ऐसा अन्याय क्यों। वो कह रहा है कि एक हाइड्रोजन हटा दिया, दूसरे क्यों नहीं भाई, वो भी तो एक जैसे थे, उनको भी तो हटवाओ। तो कोई बात नहीं, ज्यादा जोर जबरदस्ती हो रही है तो फिर इन्हें बुलाओ, एक और क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, फिर से सनलाइट दिखाओ और यहाँ पे नया प्रोडक्ट बनाओ और मुझे बताओ
क्या लेकर के आओ, CH2Cl2, फिर से करेगा किससे, Cl2 से, क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म। अभी भी एक और बाकी है, तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रिएक्शन का नाम रहेगा। बताओ भाई निर्देश दो इसके लिए कुछ संकेत। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, ये तो कॉमन नेम हो गया साहब, IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये तो कॉमन हो गया, IUPAC नेम हो गया 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। ये है आपका क्लोरोफॉर्म 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोबाइल यूज कर रहा है बैठ के, मोबाइल रख चुपचाप से। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी जमा कर लूंगा, तेरा मोबाइल ला कर, ला मोबाइल दो, दोनों लोग दो, तू भी दे, ला उठा, उसे रखा हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, बंद ही रहने दे, ला उसे बस। नाला क्लास में बैठ के स्टेटस लाइक करने में लगे हैं। चलो करो, कॉपी करो इसे। अच्छा अच्छा ठीक है, यहां से देख ले, कोई बात नहीं। हैलोजिनेशन फॉलो, हैलोजिनेशन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Halogenation follow free radical mechanism for substitution. Free radical mechanism for substitution. तो आप इसकी मैकेनिज्म चेक करिएगा, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, देखिए कैसे होगा। हुआ क्या था, सबसे पहले सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन, सबसे पहले शुरुआत होगी। तो शुरुआत कैसे होगी, ये जो क्लोरीन है ये आपस में बॉन्डेड है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये Cl ब्रेक हो जाएंगे। बेटा जब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता तो किस टाइप का फिजन होता है, होमोलैटिक फिजन होगा। होमोलैटिक फिजन में बनते हैं फ्री रेडिकल। अगर डिफरेंस होता तो हेट्रोलाइटिक होते, उससे क्या बनते, कैटायन और एनायन। यहाँ क्या बनेगा अपना, जी हाँ बिल्कुल। तो क्या रहेगा फिर इसका, ये आधा इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये, अब बता दो क्या होना है इसमें, ये Cl फ्री रेडिकल बनाएगा और ये Cl फ्री रेडिकल। ये तो काम की शुरुआत होगी। अब ये जो फ्री रेडिकल हो गया वो अटैक करेगा पड़ोसी मीथेन पे। कौन है बगल में, दूसरे नंबर पे मीथेन होगा। तो ये होगा अगला स्टेप हमारा चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब इसमें क्या है कि बगल में जो मीथेन था, मीथेन क्या होता है CH4, ये Cl फ्री रेडिकल पड़ोसी को जाके ज्ञान दे देगा कि भाई अलग रह के देख, बड़े आनंद आ रहे हैं, देखो हम अलग हो गए, तुम भी हो जाओ। तो पड़ोसी को ये ज्ञान समझ में आ जाएगा और उसके घर में लड़ाई शुरू हो गई। CH बॉन्ड ब्रेक करने को आतुर हो गया कि नहीं साहब मुझे तो घर वालों से अलग ही रहना है, मैं साथ में नहीं रह सकता। जैसे ही हाइड्रोजन अलग हुआ Cl ने कैप्चर कर लिया उसको, वो इसी फिराक में था, कैसे भी करके घर से अलग हो जाए तो मेरे साथ आ जाए। तो अब हाइड्रोजन के पास भी फ्री रेडिकल था, इसके पास भी फ्री था, दोनों मिलके HCl बना लेंगे और मिथाइल फ्री रेडिकल बना देंगे। मिथाइल को पता चला कि मेरे घर को बिगाड़ने वाला क्लोराइड है, तो ये भागते भागते गया क्लोरीन के पास कि भाई तूने ज्ञान दिया है तो मैं भी तेरे घर पे वही ज्ञान दे दूंगा।
तो इसने जाके वही ज्ञान दे दिया कि भाई अलग रह के देखो बड़े आनंद है। लड़ाई शुरू उनके घर में। अब जैसे ही ये अलग होंगे Cl को ये अपने साथ ले लेगा, क्योंकि इसके दिमाग में भी यही बात थी कि हमारे हाइड्रोजन को वो ले गया तो उससे Cl को फिर हम ले लें। अब इधर क्या बना, अब ये Cl फिर जाएगा मीथेन के पास, फिर ये बनाएगा, मिथाइल फिर जाएगा Cl2 के पास, फिर ये बनाएगा। ये लड़ाई चलती रहेगी कब तक, जब तक मीथेन और Cl2 जिंदा रहेंगे। जब ये खत्म हो गए तो लड़ाई खत्म। तो अब हमारा काम यहाँ पे बंद हो जाएगा, फिर होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये क्या चीज है वो देखो, यहां पर आपके पास जो भी फ्री रेडिकल होंगे वो आपस में मिलके नया कंपाउंड बना लेंगे। Cl से अगर Cl मिल गया तो क्या बनेगा, Cl2। और अगर मिथाइल से मिथाइल मिल गया तो ईथेन बन जाएगा। और अगर कहीं मिथाइल से Cl मिल जाएगा तो वो क्या बना लेगा, तो जो भी फ्री रेडिकल अवेलेबल थे वो सब आपस में जिससे जो मिल गया प्रोडक्ट बना के काम बंद करेंगे। ये 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है अपना, कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गया सबको। समझ आ गया। क्वेश्चन है कन्वर्ट नंबर 1 मीथेन इनटू ईथेन। मीथेन से ईथेन बनाना है, कैसे बनाओगे, मीथेन करता वुड रिएक्शन, मीथेन नहीं करेगा ना। वुड रिएक्शन में कार्बन डबल होते हैं पता है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराओ सनलाइट में। क्या मिलेगा आपको, क्लोरोमीथेन मिलेगा, HCl निकलेगा। अब ये जो क्लोरोमीथेन यहाँ पे बना हुआ है वो वुड्स रिएक्शन करेगा। अब आपका वुड्स में क्या करते हैं अभिजीत, वुड्स रिएक्शन WURTZ। हाँ बहुत सही जवाब। हेलो एल्केन सोडियम से रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैंने रिएक्शन करवाई है एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपने एल्केन तैयार नहीं किया अभी तक? तो यहां से निकलेगा क्या बनेगा बताओ। अब आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड और 2NaCl बनेगा। तो ये क्या हो गया, इसमें ईथेन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले होते हैं, मीथेन से ईथेन बनाओ। तो कोई भी कन्वर्जन कम से कम 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। आप इसको देखते चलेंगे। नाइट्रेशन लिख लो इसमें, when alkane containing six or more carbon, when alkane containing 6 or more carbon react with concentrate HNO3, react with concentrate HNO3 in the presence of concentrate H2SO4. When alkane containing 6 or more carbon react with concentrate HNO3 in the presence of concentrate H2SO4, in the presence of concentrate
H2SO4, then they form nitroalkane, nitroalkane. लोअर एल्केन क्या नहीं करेंगे, नाइट्रेशन नहीं देते. लोअर एल्केन डू नॉट गिव नाइट्रेशन रिएक्शन. लोअर एल्केन डू नॉट गिव नाइट्रेशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेबल मॉलिक्यूल. लोअर एल्केन स्टेबल होते हैं ना, तो लोअर एल्केन डू नॉट गिव नाइट्रेशन रिएक्शन ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू स्टेबल मॉलिक्यूल. चलेगा, क्या समझे? कौन देगा नाइट्रेशन? 6 और उससे ज्यादा कार्बन वाले. किससे रिएक्शन कराओगे? कंसंट्रेट HNO3 किसकी प्रेजेंस में कराओगे? कंसंट्रेट H2SO4. पक्का? तो रिएक्शन क्या होगी उसकी? रिएक्शन देखो, ये CH3 CH2 CH2, हम 6 कार्बन का एल्केन ले लेते हैं. किससे करवाओगे रिएक्शन तुम लोग? HNO3 कैसा? कंसंट्रेट किसके प्रेजेंस में होगा? कंसंट्रेट, जी हाँ. HNO3 का ब्रेकडाउन कैसे होगा? NO2 पॉजिटिव, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, वो इस OH के साथ मिलके H2O बना लेगा, और खाली हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा? NO2. तो क्या मिलेगा इसमें बताओ? CH3 CH2 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 NO2, निकला क्या इसमें से? H2O. बना क्या ये? नाइट्रो हेक्सेन. ठीक है भाई. इधर कौन था ये? इधर है N हेक्सेन, ये N हेक्सेन, और ये क्या बन गया? नाइट्रो हेक्सेन.